वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में जाना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमफिल पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय जो सबसे डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ही अपना रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है। तो काफ़ी लोगों के सामने ये समस्या आती है कि उनको नहीं पता होता है कि हम अपना रिसर्च प्रपोजल किस तरह उसमें लिखें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें एक एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें ये भी डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि आप अपना रिसर्च टॉपिक किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, किसी सुपरवाइज़र से किस तरह मिल सकते हैं और उनसे अपना रिसर्च टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी आप लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सीधे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर हमको अपना रिसर्च प्रपोजल किस तरह लिखना है वो हम देखते हैं। तो सबसे ऊपर लाइन दे रखी है, इन केस ऑफ एमफिल और वेयर एवर नॉट रिक्वायर्ड प्लीज़ राइट नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग टेक्स्ट बॉक्सेज। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में रिसर्च प्रपोजल किस सब्जेक्ट में मैंडेटरी है और किस सब्जेक्ट में मैंडेटरी नहीं है उसकी लिस्ट के बारे में बताया था। तो आप वहां से अपना सब्जेक्ट देख लें कि अगर आपका सब्जेक्ट मैंडेटरी है तो ही यहाँ पर आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप एमफिल और पीएचडी दोनों की लिस्ट जा करके आप चेक कर लें। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है योर प्रपोज्ड थीम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च फॉर एमफिल और पीएचडी। देखिए गाइस, आप सभी एमफिल या पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करनी है, किस सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है। इसके अलावा हमको ये भी देखना होगा कि यूनिवर्सिटी में जिस सब्जेक्ट पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं क्या यूनिवर्सिटी में उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का स्पेशलाइज्ड सुपरवाइज़र है या नहीं है। तो हम इसकी एबिलिटी को चेक करेंगे। यहाँ पर दे रखा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के वेबसाइट पर जाकर के चेक करूँगा सुपरवाइज़र की लिस्ट और उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जैसे दे रखा है एडमिशन 2021, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर हम एमफिल ज्योग्राफी और पीएचडी ज्योग्राफी की सीट चेक कर सकते हैं और उनके सुपरवाइज़र के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमफिल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ टोटल सीट्स के बारे में बता रखा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और उनके एफिलेटेड कॉलेज में कितनी सीटें हैं उनकी अलग अलग डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की सीटें देख लेते हैं और उनके सुपरवाइज़र के स्पेशलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द सुपरवाइज़र दे रखा है और उसके बाद सब डिसिप्लिनरी एरिया यानी कि उनका स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में है या किस फील्ड में है वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि वाटर साइड मैनेजमेंट, माउंटेन हाइड्रोलॉजी, इको टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सीट भी देख सकते हैं कि किसके अंडर कितनी सीट है। ओके गाइस, इसके बाद हम देख लेते हैं एफिलेटेड कॉलेज की लिस्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से दे रखा है। सबसे पहले सुपरवाइज़र नेम दे रखा है, उसके बाद उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दे रखे हैं और उनके अंडर कितनी सीट्स हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो एक बार आप इस लिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिए और इसी बेसिस पर आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिए। ठीक है गाइज, ऐसा ना हो कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं है कोई भी प्रोफेसर। एक चीज़ और आपको यहाँ बता देना चाहूँगा, जैसे कि आप अपना टॉपिक चूज़ कर चुके हैं या आपने अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आप इस काम को जल्दी से कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हम अपना टॉपिक भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट करें। अगर हम एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं तो हम पहले से ये सोच करके चलते हैं हमको किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, क्या रिसर्च करनी है, किस समस्या पर रिसर्च करनी है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए। दूसरी बात, करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप यूनिवर्सिटी में जा कर के किसी सुपरवाइज़र या किसी भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर से जाकर मिल सकें। लेकिन अगर आप किसी सुपरवाइज़र से मिल सकते हैं किसी तरह से
तो ज़रूर मिलिए, उनसे अपना टॉपिक डिस्कस कीजिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। रिसर्च प्रपोजल किस तरह से तैयार करना है उसके बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे डायरेक्ट और अपना इंटरव्यू देंगे और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी आइडियल तो दिखती हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। मोस्टली कैंडिडेट क्या करते हैं, सुपरवाइजर से मिलते हैं, अपना रिसर्च प्रपोजल उनसे डिस्कस करते हैं और सुपरवाइजर से उनके अंडर पीएचडी करने के लिए भी बोलते हैं। अगर किसी सुपरवाइजर को उनका टॉपिक अच्छा लगता है तो वो उनको एडमिशन के लिए कंसीडर कर लेते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोस्टली मान करके चलिए कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं, हर यूनिवर्सिटी में ही ऐसा होता है। इंटरव्यू से पहले ही मोस्टली कैंडिडेट सुपरवाइजर से मिल लेते हैं, उनसे अपना रिसर्च प्रपोजल डिस्कस कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है गाइस, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल या पीएचडी करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, तो आपको इतना काम तो करना चाहिए। फ़िलहाल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप किसी से भी जा कर के मिलें, लेकिन अगर पॉसिबल है किसी से बातचीत करना, किसी से कांटेक्ट करना, तो इस काम को ज़रूर कर लीजिए। अब पहले तो मैंने यहाँ पर आपसे सभी सुपरवाइज़र के बारे में बता दिया है कि आप कैसे उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर कैसे अपना टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किस तरह से हमको अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है योर प्रपोज्ड थीम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च फॉर एमफिल और पीएचडी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोज्ड थीम का मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च वर्क है, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क है, उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है। इसके अलावा स्कोप ऑफ रिसर्च, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आपके रिसर्च वर्क का स्कोप या इम्पोर्टेंस, या हम ये कह सकते हैं आपके रिसर्च वर्क की रिलेवेंसी क्या है करंट सिनेरियो में और फ्यूचर में कितना रिलेवेंट आपका टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देंगे पहले पार्ट में, यानी कि इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इसके अलावा हम इम्पोर्टेंस के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा रखा, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्या है, प्रपोज्ड रिसर्च क्वेश्चंस, तो यहाँ पर एटलीस्ट 5 के लिए बताया गया है कि कम से कम 5 हों और 200 वर्ड लिमिट दे रखी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपके रिसर्च वर्क के, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क के क्वेश्चंस क्या हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, क्या समस्या हैं जिनका आप समाधान खोजना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आप पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि मेरा जो थीम है वो अर्बन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहला क्या है मेरा जो चीज़ मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इफ़ेक्ट्स ऑफ मेजर्स टेकन टू कंट्रोल अर्बन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सेकंड, नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन द स्टडी एरिया। तो ये क्या है, काफ़ी सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स या क्वेश्चंस हैं जिनको इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो दे रखा है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में 500 वर्ड लिमिट में इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरह से भरना है, और मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं और इसी के एज इट इज़ लिख सकते हैं। कोई इसमें ख़ास बात नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही होता है, ये ज़रूर मान कर चलिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, सिंपल सा लिख लेना है, रफ़ आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके लिए। इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क, यानी कि आपका जो रिसर्च वर्क है उसके लिए आपके प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या होंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए। आप पढ़ लीजिए इसको एक बार और एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किस तरह से लिखना है। इसके बाद जो लास्ट दे रखा है व्हाट आर द मेजर राइटिंग्स, तो यहाँ पर आपको रेड स्टार देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मेजर राइटिंग्स का मतलब ये है कि जो भी आपने रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है उस फील्ड में क्या क्या स्टडी हो चुकी हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, थीसिस देखेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे, जर्नल देखेंगे। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा रिसर्च पेपर पढ़ें या हम थीसिस पढ़ें। आपको करना ये है कि आप जाएंगे सीधे गूगल स्कॉलर पे। ठीक है,
देखिए ये पेज खुल करके आ जाएगा जब भी आप गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे, और यहाँ पर आप अपने रिसर्च वर्क का कोई भी कीवर्ड डाल करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अर्बन पॉल्यूशन इन दिल्ली, तो यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करके देख लेता हूँ। गूगल स्कॉलर हम क्या देखते हैं, रिसर्च पेपर देखते हैं। तो यहाँ पर हमको पूरा रिसर्च पेपर का एक्सेस नहीं मिल पाता है, हमको यहाँ पर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, अभी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप एज इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट कर दें। अगर आप समराइज़ करना चाहते हैं इसको और ज़्यादा तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लिखने से पहले और आप क्या करेंगे, ये आपका रिसर्च पेपर का टाइटल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिसर्च पेपर का टाइटल होगा, और उसके बाद जो नीचे आपका क्या है, राइटर का नेम दे रखा है, आप राइटर का नेम भी वहाँ पर ज़रूर लिखें, ठीक है। और नीचे आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। इस तरह से आप जो मेजर राइटिंग्स, या हम उसको कह सकते हैं लिटरेचर रिव्यू, वो आप लिख सकते हैं। मेजर राइटिंग्स का मतलब लिटरेचर रिव्यू ही होता है। अब मैं सेकंड देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर जो दे रखा है आपको रिसर्च पेपर का टाइटल दे रखा है, और नीचे इसका एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट को ही वहाँ पर अपने मेजर राइटिंग्स में आपको लिख देना है, ठीक है गाइस। या तो समराइज़ करके लिख सकते हैं, या अभी के लिए आप एज इट इज़ लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप अलग अलग कीवर्ड डाल करके चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पर, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको अपना स्टडी एरिया कैसे सिलेक्ट करना है, आपका स्टडी एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपका स्टडी एरिया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अर्बन पॉल्यूशन इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली का एरिया, जो दिल्ली शहर है, बहुत बड़ा है, और रिसर्च करने के लिए ये एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपका इतना बजट नहीं होता है इतना सब कुछ करें। तो आप क्या करेंगे, या तो आप कोई छोटा शहर चूज़ कर लें, या किसी बड़े शहर का एक पार्ट अपने स्टडी एरिया के लिए चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप 3 से 4 जो मेजर राइटिंग्स हैं या रिसर्च पेपर, उनके एब्स्ट्रैक्ट को वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए है। और जो भी आप रिसर्च प्रपोजल आगे बनाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। मैं किसी अदर वीडियो में उसको भी डिस्कस कर दूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट में किस तरह से बनाना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल इस एप्लीकेशन फॉर्म में किस तरह से लिखना है। अगर आपका कोई अन्य क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।